हाय गाइज, मैं आप लोगों का अपने चैनल डियर मैम एंड सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपन ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 17 डेज का चैलेंज लिया था उसमें आज अपना सेकंड डे है। अपन ने सेल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज अपन कंप्लीट करेंगे। देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स के अंदर। क्योंकि राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, पैलाडिका कण। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक 70S और दूसरा 80S। देखो 70S राइबोसोम किसमें पाए, दोनों ही काम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का। 70S जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और जो 80S राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और इसको पैलाडिका कण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की, पैलाडे ने, इसलिए इसे पैलाडिका कण कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किस में होता है, राइबोसोम में, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हरा शैवाल, सेकंड क्या है, कवक, थर्ड क्या है, लाइकेन, और फोर्थ क्या है, जीवाणु। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवाणु, क्योंकि ये तीनों किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। जीवाणु क्या होते हैं, जिनको अपन नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो केंद्रक होते हैं उनके ऊपर एनवेलप नहीं होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो प्रिमिटिव होती है, ना पहले वाली होती है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो केंद्रक होते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियर का एनवेलप नहीं पाया जाता। देखो इस तरह से जो अपनी सेल होती है, इसके मिड पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो जीवाणु है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर अपना थर्ड क्वेश्चन, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें जिसके कारण उसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण उसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैला। लाइसोसोम की खोज किसने की, डी दुबे ने। और जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुरूपी होते हैं, इसके अंदर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब अगर इनमें डिटोफिकेशन हो जाता है तो उनको कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैला। मतलब जो सेल खुद के होते हैं उसको ही ये एनगल्फ कर जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आत्महत्या का थैला। और लाइसोसोम किसमें नहीं पाए जाते, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है अपने पास, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, आरबीसी। देखो आगे जब अपन ब्लड पढ़ेंगे ना उसके अंदर पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी,
और प्लेटलेट्स होती हैं। अब आज जो मेजर आरबीसी होते हैं उनके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। अपन जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये ब्लड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो तरह के साइकिल चलते रहते हैं। एक तो साइकिल कौन सा चलता है, टीसीए साइकिल। दूसरा साइकिल कौन सा होता है, क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल में क्या बनता है, एटीपी बनते हैं। वो एटीपी हमें एनर्जी देने का काम करते हैं और इस एनर्जी देने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस। फिर अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, एल्टमान ने। एल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में लिखती जा रही हूँ आप भी इनके साथ ऐसे ही राइट डाउन करें। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो क्या आएगा, अमीबा चाओस। इसके अंदर सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक डिजीज होती है स्कर्वी, उसके अंदर जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ मिल जाते हैं। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ मिल जाते हैं। फिर अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। पहला क्या है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। और ये लवक कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सभी पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, जो अपना क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, जिसके कारण हमें पत्तियां या पेड़ कैसे दिखाई देते हैं, हरे रंग के। सॉरी में पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है। पादप कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें स्मूथ और रफ दोनों ही पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं को कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती। देखो जो मेन डिफरेंस होता है ना पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, वो क्या होता है, क्योंकि जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। अब देखो सॉरी, ये पादप कोशिका और ये अपन लिख लेते हैं जंतु कोशिका। अब इनके ये कैसे, पादप कोशिका कैसे होती है, छोटी होती है, सॉरी बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं। ये पादप कोशिकाएं जो गोल होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं कैसे हो जाएंगी, चौकोर होती हैं। इनके अंदर जो पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है। बाकी इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है जंतु कोशिकाओं में वो छोटा होता है, क्योंकि वैक्यूल्स क्या होती है, एक रसदानी होती है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं की एक्टिविटीज के लिए रस पाया जाता है। तो इस जंतु कोशिका के अंदर क्या होगा, रसदानी छोटी होती है और इसमें वैक्यूल्स बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कोशिका भित्ति का।
देखो छठा क्वेश्चन क्या है अपना, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जिसके द्वारा कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है? तो अपना आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी कंट्रोल में की जाती हैं। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कोशिका का सीपीयू। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन अपने पास क्या आ जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। एक कोशिका के ऊपर जितनी भी गतिविधियां होंगी पूरा कंट्रोल किसका होता है? न्यूक्लियस का। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर पाए जाते हैं वो अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं कोशिका में वो सारी नियंत्रित की जाती हैं। इसीलिए कोशिका को, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का सीपीयू। फिर अपने पास क्वेश्चन है 8 वाला 7, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ये अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं और एटीपी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर अपने पास क्वेश्चन है 8 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, फिर आंसर आप अपने आप ही कर लोगे। तो ये कौन सी कोशिका है अपनी? प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। देखो यहाँ पे अपन इस तरह से इससे डायग्राम से समझेंगे, जो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक में लिख देंगे और जो यूकैरियोटिक में पाई जाती है वहाँ यहाँ लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन पाई जाती है वो बीच में लिख लेंगे अपन। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो कैसी होती है? छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अभी अपने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एनवेलप नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एनवेलप। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनवेलप पाया जाता है। देखो प्रो का मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव सेल। जो पहले की सेल होते हैं इनमें कुछ ऑर्गन्स इस तरह के होते हैं जो डेवलप्ड नहीं होते हैं। यूकैरियोट मतलब क्या होता है? डेवलप्ड सेल। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो मोस्टली डेवलप्ड होते हैं और इसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। फिर अपन क्या लिखेंगे? इसमें जो श्वसन होता है वो किससे होगा? जीव द्रव्य से। यूकैरियोटिक के अंदर जो श्वसन होता है वो किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकोज। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S के होते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। इसके अंदर कॉमन क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? सीलिया, फ्लैजिला। देखो सेल के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसको मूवमेंट करवाने के काम आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया या फ्लैजिला। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। क्लियर? अब देखो कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में
नहीं पाई जाती। तो राइबोसोम है, इसमें 70s के और इसमें 80s के। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अपन ने लिखा ना, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति पेप्टिक ग्लाइकोज की बनी होती है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हो। तो पहले आप इन जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे लिख लेना, ताकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन घुमा फिराता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन है कहाँ से, आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। अब अपने पास 9th क्वेश्चन क्या है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए। गोल्जी काय कहाँ से उत्पन्न हुए? सूत्रकणिका से, जाइमोजन कणिकाओं से, कोशिका भित्ति से या फिर अंतःद्रवी रेटिकुलम से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अंतःद्रवी रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। रफ के ऊपर आर से पता करना, रफ के ऊपर क्या चिपके रहते हैं, इस तरह डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। स्मूथ के ऊपर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्मूथ के ऊपर इस तरह के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये फॉर्मेशन किसका करती है? लिपिड का। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहाँ होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रफ का कहाँ होगा? रफ के ऊपर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और इसी अंतःपरिजालिका से गोल्जी काय उत्पन्न हुए थे। अब देखो गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सारे करते हुए चल रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं? पॉलिश ट्रैफिक। देखो 10 वाला क्वेश्चन और देखो अपना लास्ट। अठारह 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चार्ल्स डार्विन कौन से थे? जिन्होंने कर्मिक सिद्धांत को दिया था। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये अपन जेनेटिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसने 3 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स की जो डिस्कवरी की गई थी वो किसके थ्रू की गई? मेंडल के द्वारा। स्लीडन और सेवान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। आई होप वेलकम टू आवर चैनल डियर मैम एंड सर। आज से अपन करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ में PYQ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन करते हुए जाएंगे। और देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना उनको भी साथ साथ डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, ताकि उससे जो क्वेश्चन बने। अब अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? सेल का। इस सेल से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना जाए, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे। देखो पहला अपना क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की। अगर अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तो अपन क्या लिखेंगे? एंटीवॉन ल्यूवॉन हॉक 1674।
1674 में एंडी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की। मर्द कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। फिर अपने पास है स्वीलिन और सेवान, कोशिका सिद्धांत। स्लीडन और सेवान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया। तीसरा ऑप्शन अपना क्या है? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? देखो अपन सबसे पहले पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग या लाइफ, और लोगो मतलब लोगस, स्टडी करना, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो भी क्या आएगा? अरस्तु। फिर अपने पास है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। अब देखो एक क्वेश्चन के साथ अपन ने कितने कर लिए? 5 क्वेश्चन और कर लिए हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। स्लीडन और सेवान ने कोशिका सिद्धांत दिया। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंडी वॉन लीeuwenhoek 1674 में। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो भी क्या आंसर आएगा? अरस्तु। बायोलॉजी मतलब लाइफ। बायो मीन्स क्या होती है? लाइफ या लिविंग थिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर अपने से पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, तो अपन क्या लिखेंगे? स्त्रीमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच। अगर अपने से पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल के अंदर जो स्पर्म पाया जाता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, स्पर्म शुक्राणु। फिर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? फीमेल के अंदर जो ओवम होता है, ओवम अंडाणु। तो देखो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल के अंदर जो स्पर्म या शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, फीमेल के अंदर जो ओवम पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ आप भी मेरे साथ लिख लो ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम ना लगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो एक अपन ने क्या लिखा है? बड़ी कोशिका, और एक अपन ने क्या लिखा है? लंबी कोशिका। तो अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। और अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए
कि मानव शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका पाई जाती है जो विभाजित रहित होती है, जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो भी अपन आंसर क्या लिखेंगे, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, विभाजन रहित कोशिका। इस कोशिका के अंदर विभाजन नहीं पाया जाता। फिर अपने पास क्या है, जाइलम। जाइलम किसमें पाया जाता है, पादपों में। पादपों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जो जड़ों से जल को ऊपर तक पहुंचाया जाता है वो क्या होता है, जाइलम, और एक क्या पाया जाता है, फ्लोएम, जो भोजन को वितरित करने का काम करता है। कि प्लांट्स के जितने पार्ट्स होते हैं उनके अंदर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। और प्लांट्स के रूट्स के अंदर जल को ऊपर तक पार्ट कौन पहुंचाता है, जाइलम। देखो नाम से पता चल रहा है, जय लिखा हुआ है तो ये किसको भेजेगा, जल को। आपको वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, साथ साथ जैसे मैं उतार रही हूं आप भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो इनको। अब अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडन और सेवान। स्लीडन और सेवान ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत को दिया। लिवोन एंटी वॉन लिवोनहुक अपन ने पढ़ा था, इसने जीवित कोशिका की खोज की। 1674 में। फिर अपने पास है पैलाडे। देखो कोशिका क्या होती है, अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। इस कोशिका के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, राइबोसोम को ही पैलाडे के कण भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को दूसरा नाम क्या होता है, अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। द ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। क्लियर। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। देखो क्वेश्चन को वहां ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। ये देखो, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। इसके अंदर अपने पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। केंद्रक। और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या भरा रहता है, केंद्रक द्रव्य। और देखो इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य। और जब केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य दोनों मिल जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य
जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखो, अब अपन ऑप्शन देते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? पुरकंजे ने। ये भी सही है। देखो, प्रोटोप्लाज्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन ने सारे कवर कर लिए हैं। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? पुरकंजे ने। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है? नहीं, देखो वो आपको इसी तरह से क्वेश्चन देगा, इसमें क्या लिख दिया? केवल। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर आपको ऑप्शन में और भी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो इसी तरह से ऑप्शन देता है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कि बी वाला अपना असत्य कथन है, क्योंकि जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य नहीं होता है, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य भी शामिल होता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, ब और छ दोनों। तो अपना असत्य कथन कौन सा हो गया? जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य होता है। अब देखो, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? किस प्रकार की झिल्ली होती है भाई? देखो, कोशिका के अंदर क्या कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो कोशिका झिल्ली सबसे जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है तो अपन क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। लेकिन इसके चारों तरफ जब इस तरह से क्या बन जाए? सेल वॉल, इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? पादपों में। जंतुओं में यह नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा? अर्ध पारगम्य। देखो, अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है कि जो चीजें सिलेक्टिव होती हैं ये उनको अंदर आने देती है और जो चीजें इसके काम की नहीं होती उनको बाहर ही रोक देती है। तो अपना आंसर क्या है? अर्ध पारगम्य। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है, तो अपन क्या लिखेंगे? नहीं, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में यह अब्सेंट होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो पादप तथा जंतुओं में पाई जाती है। इसी तरह मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपन सारे ऐसे ही कर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। आपको क्वेश्चन करने से पहले देखो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आरबीसी को किस रूप में जाना जाता है। तो अपने ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या लिखोगे? लाल रक्त कणिकाएं।
ऐसे ही अपनी WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी क्या होती है, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का काम क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जो ऑक्सीजन को बार बार ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो काम कौन करता है, आरबीसी। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या नाम होगा, इरिथ्रोसाइट्स। फिर क्या दे रखी है, प्लेटलेट्स। ये भी पार्ट किसका होता है, ब्लड का। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना, क्योंकि ब्लड को जब क्लॉट करना होता है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो अपना ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फिर अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। काम अपन ने देख लिया, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। और अब अपने पास देखो, ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, WBC के। अभी अपन ने पढ़ा ना कि ब्लड के कितनी सेल्स पाई जाती हैं, 3 सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स दोनों सेल्स किसकी होती हैं, WBC की। WBC क्या करती है, अपने अंदर के अंदर जब बाहर से कोई एंटीजन आता है और अपनी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो उसको किल करने का काम कौन करता है, WBC। और ये WBC की सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, वो मैं यहाँ लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज ना रहे। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, डायलिसिस। जब अपने ब्लड में या तो इन्फेक्शन हो जाए या इन्फेक्टेड ब्लड हो, तो उससे क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी या अपने जो लंग्स होते हैं वो ब्लड को प्योरीफाई ना कर पाए, तो बाहर से मशीन के थ्रू रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलिसिस। फिर अपने पास क्वेश्चन है फोर्थ वाला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। वो क्वेश्चन क्या था कि खून की शुद्धिकरण करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अपनी बॉडी के अंदर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ब्लड के अंदर रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। अपने पास देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, फेफड़ा, फर्स्ट क्या है, फेफड़ा, और इसका आंसर भी क्या होगा, फेफड़ा। फिर यकृत, किडनी, ये सभी। देखो, अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना हो तो वो यहाँ क्या लिख सकता है, एक ऑप्शन हार्ट भी लिख सकता है, हृदय भी लिख सकता है ना, और अपन उसको टिक करके आ जाते हैं। लेकिन हार्ट का काम क्या होता है, सिर्फ ब्लड को पंप करना, क्योंकि उसमें आधा प्योरीफाई ब्लड होता है और आधा अनप्योरीफाई होता है, आधा ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में रहता है। वो सिर्फ अपने ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, सॉरी पंप करने का काम करता है। अपने जो रक्त का शुद्धिकरण होगा वो कहाँ होगा, फेफड़ों में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है कि अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है, तो आंसर क्या होगा आपका 180 to 200 मिलीग्राम। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखो, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर होता है, तो कितना होगा, 100 से 80 से 100।
देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो अपनी जो ब्लड होता है उसके अंदर दो तरह से बनता है, एक में तो क्या पाई जाती हैं प्लाज्मा और एक में क्या पाई जाती हैं सेल्स। तो जो दोनों का प्रतिशत होता है ये कितना होगा 55%। और सेल्स में अपने अभी पढ़ा क्या होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये कितना होता है 45%। अगर आपने से क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा पूछा है, और अगर सेल्स के बारे में पूछ ले कि तो उसका आयतन कितना होता है तो अपन क्या लिखेंगे 45%। और अगर प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 55%। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे और फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है 45। तो ये जो सेल्स वाला पार्ट होता है वो कितना होगा 45% और जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो होता है 55%। आठवां क्वेश्चन देखो, एक किशोरावस्था या किशोर, ये आगे क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो कितना होगा 120/80 mm जी। ये क्या होता है सिस्टोलिक और ये क्या होता है डायस्टोलिक। देखो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होगा मनुष्य में, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो सामान्य रक्तदाब कितना होगा 120/80। और इस रक्तदाब को मापा किससे जाता है तो उस यंत्र का नाम क्या होता है, कई बार यंत्र का नाम भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आप क्या बोलोगे स्फेग्नोमोनोमीटर। सामान्य रक्तदाब नापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है स्फेग्नोमोनोमीटर। इससे अपन अपने रक्तदाब को नाप सकते हैं कि अपनी धमनियों और शिराओं में कितना रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में बनती हैं। आरबीसी कहाँ बनती हैं लाल अस्थि मज्जा। एक किशोर व्यक्ति के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होंगी वो कहाँ बनेंगी आरबीसी में। लेकिन जो एक भ्रूण होता है, एक बच्चा होता है, उसकी आरबीसी कहाँ बनती है, क्योंकि उसमें तो अस्थि मज्जा होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक भ्रूण होता है, देखो जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता वो माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो वो क्या कहलाएगा भ्रूण। 1 महीने से लेकर 9 महीने तक बच्चा क्या कहलाता है भ्रूण। उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो कहाँ होगा, उसके अंदर जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनेंगी, तो वो उसके लीवर में बनती हैं, क्योंकि उसके पास अस्थि मज्जा नहीं होती तब तक। तो जब वो एक बच्चा के रूप में आ जाता है या जो वयस्क हो जाते हैं उसमें आरबीसी कहाँ बनेंगी लाल अस्थि मज्जा में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भ्रूण के अंदर आरबीसी कहाँ बनते हैं तो आप क्या लिखोगे लीवर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो अपने पास क्या होंगी लाल रक्त कोशिकाएं, इसके थ्रू ऑक्सीजन को वाहक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। देखो दोनों क्वेश्चंस आपको एक साथ करने हैं। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो अपन क्या लिखेंगे पॉलीसाइथेमिया।
अगर अपनी आरबीसी बढ़ गई तो क्या बन जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। लेकिन अगर आरबीसी घट जाती है, ऐसे नहीं कहते कि जब अपन डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके अंदर ब्लड की कमी है, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, एनीमिया। और इस एनीमिया के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो अपने अंदर ब्लड नहीं बन पाएगा और एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया। और बढ़ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। अब देखो एक नाम आया है हेमोफीलिया। क्या होता है हेमोफीलिया, हीमोफीलिया एक डिजीज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये अपन जब मेंडल के लॉ पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आया तो आप देखो एक बार, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्याही रोग। क्योंकि ये रोग इसमें राजा महाराजाओं में पाया गया था, इसलिए इस रोग को क्या कह दिया, स्याही रोग। और हीमोफीलिया डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपको कहीं भी कट लगा तो उसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, लगातार खून उसमें बहता रहता है। और हीमोफीलिया, और ये कौन सा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग। अगर एक पीढ़ी में आ गया तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, फिर उससे आगे ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। अभी अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। देखो जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे ना वो मैंने सारे एक जगह कर दिए हैं। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। अगर वाहक होगा तो अपन क्या लिखेंगे, आरबीसी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सा होता है तो अपन क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। इसमें आयरन जो अपन डिनोट करते हैं कि भाई जब अपने अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लो, तो वो किससे अटैच होता है, हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो अपने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, देखो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, किसके साथ अटैच रहता है, किसके साथ बंधा हुआ होता है, तो अपन कह लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इससे अधिक बंधुता होती है। फिर अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 14, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। अपने अंदर अपन ने अभी तक किसका पढ़ा है, आरबीसी का। अब देखो रक्त में श्वेत कणु डब्ल्यूबीसी अपन ने पढ़ी थी, उसका काम क्या होता है, पोषक तत्व ले जाना, नहीं संक्रमण से संघर्ष करना, कि जो भी बाहर से एंटीजन आएगा या पैथोजन आएगा जो अपनी बॉडी के अंदर डिजीज को सेपरेट करता है उसको किल करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी या रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, आरबीसी। और रुधिर के अंदर पूछ लिया जाए तो अपन क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है। कि अपने अंदर जब डिजीज हो जाती है तो उसके प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी इसका काम अपन पढ़ चुके, न्यूट्रोफिल ये भी किसका पार्ट होता है, डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट तो रोग पर, क्योंकि पूरी अगर अपने क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है तो अपन क्या लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर इस डब्ल्यूबीसी के पार्ट दे दिए जाए अपने को जैसे लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स, तो अपन क्या लिखेंगे, लिम्फोसाइट। इसका आंसर क्या होगा, लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट्स का काम आप पढ़ ही चुके हो।
क्वेश्चन देखो 16, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। अपन ने वर्क किसका पढ़ा था? प्लेटलेट्स का, कि प्लेटलेट्स भी रक्त को क्लॉट करने का काम करती हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चंस में विटामिन पूछ लिया जाए तो कौन सा विटामिन लिखोगे? विटामिन के। ए का काम क्या होता है? ये अपन कल मैं विटामिन की वीडियो लेके आऊंगी, जिसकी वजह से जितनी डिजीज हो जाती हैं अपन वो भी करेंगे। अगर उनकी कमी हो जाए तो उससे कौन से डिजीज होते हैं, नेक्स्ट वीडियो अपन ये लेके आएंगे। ए की कमी से जैसे रतौंधी रोग होता है, डी से रिकेटिस होता है, बी से बेरी होता है। इस पे अपन कल एक वीडियो बनाएंगे, वाई ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? देखो क्वेश्चंस तीनों ही रक्त का थक्का बना रहे हैं, बट तीनों के अंदर क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है आपको ये देखना है। उसमें विटामिन पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया है? एंजाइम, कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो रक्त का थक्का बनाता है। तो आप क्या लिखोगे? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो अपने ब्लड को क्लॉट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लॉट नहीं होता? कि मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम विटामिन पाया जाता है जिसकी वजह से अपनी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। देखो अपनी जो वाहिनियां होती है उसमें ब्लड लगातार सर्कुलेट करता रहता है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से अपना ब्लड क्लॉट नहीं होता है? हिपैरिन। इसको क्या बोलेंगे? हिपैरिन। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? ऐसा कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है? तो भी आपको क्या लिखना? हिपैरिन। और हिपैरिन को ही क्या करते हैं? प्रतिस्कंदक पदार्थ। इसकी वजह से अपने रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? जब लगातार रक्त स्राव हो रहा हो और नहीं रुक रहा हो तो उसके लिए कौन से एल्यूमिनियम लवण का यूज किया जाता है? तो अपन क्या लिखेंगे? पोटास एलम। पोटास एलम एक ऐसा लवण है जिसकी वजह से रक्त स्राव को रोका जा सकता है। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 20, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो क्या आएगा इसका आंसर? कैल्शियम। और अगर पूछा जाए कि रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है तो क्या आएगा? फेरस, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन सा पाया जाता है? फेरस, और इसी का नाम क्या होता है? आयरन। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि आयरन को जल्दी से, ब्लड को जल्दी से इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 21, देखो कौन सा रक्त समूह स्रावदाता कहलाता है? तो कौन सा समूह होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त समूह दिया किसने था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया था कि ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं। क्या? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ये डिपेंड किस पे करता है? RH फैक्टर पे। जिसके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जिसके अंदर RH ये फैक्टर नहीं पाया जाता वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह से क्या होता है? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो इन रक्त समूह के बारे में बताया किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। तो कौन सा रक्त समूह स्रावदाता होता है? तो O नेगेटिव। O नेगेटिव अपना ब्लड सबको दे सकता है, क्योंकि देखो अपने ब्लड के अंदर एंटीजन होते हैं।
अगर अपन किसी से भी ब्लड लेते हैं तो वो उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। तो अपना जो ओ पॉजिटिव होता है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो कौन था, देने वाला। इसमें क्या पूछा है, लेने वाला, कि ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जो सबका ब्लड ले सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपको कौन सा करना है, पॉजिटिव वाला, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, या बी पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव, वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो वो सबका ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, सार्वभौमिक स्वीकर्ता, मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है जो ले सकता है। और देने वाला क्या कहलाता है, डोनर, और लेने वाला क्या है, रिसीवर। तो वो कौन होगा, ए बी पॉजिटिव। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, यदि माता पिता में से एक का रुधिर क्या हो, ए बी, और दूसरे का क्या है, ओ, तो माता का ए भी हो सकता है, पिता का ओ हो सकता है, या इन केस ऐसा भी हो सकता है पिता का ओ हो और माता का क्या हो, ए बी। तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा, कि जो उनकी आने वाली ऑफस्प्रिंग है, उनकी आने वाली जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, मोस्टली ऐसे माना जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो उसका ए बी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल में ये देखा जाता है, जैसे ये मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और फीमेल का क्या है, ओ। तो ए बी और ओ में ये होता है आपस में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ये एक साथ नहीं रहना चाहते। तो इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ओ हो सकता है। जहां आपको देखो ए बी और ओ एक साथ नहीं आ सकते, इन दोनों के अंदर ये रहता है या तो ए अलग आएगा या बी अलग आएगा या फिर ओ अलग आएगा। ए बी ना तो एक साथ आएगा ना ओ आएगा, तीनों अलग अलग आएंगे। उसकी होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें या तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर ओ होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, कि जिसने ये बताया था कि रुधिर का भी परिसंचरण होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है और सेल्स वाला पार्ट पाया जाता है, सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये सब किसने एक्सप्लेन किया था, तो वो हमारे साइंटिस्ट कौन थे, विलियम हार्वे। ल्यूवेनहोक का आप पढ़ चुके हो, जिन्होंने जीवित सेल की खोज की थी। ये लास्ट वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जितने भी सेल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। फिर क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सारी खोज किसने की, ग्रेगर जॉन मेंडल्स। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। देखो अपना आपने पढ़ा ना भी, रक्त दाब क्या होता है, 120 to 80। इसका नियंत्रण कौन करता है अपनी बॉडी के अंदर, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो रक्त दाब का नियंत्रण करती है। तो उसका आंसर क्या होगा, हृदय या एड्रिनल ग्लैंड। ये हमसे जब भी बॉडी के अंदर तनाव हो जाता है तो एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें रिलैक्स मिलता है और अपनी बॉडी के अंदर जो रक्त दाब होता है, जो रक्त का टेम्परेचर होता है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथ। और ये पाई कहाँ जाती है, लीवर के ऊपर, जो अपने वक्र होते हैं किडनी उनके ऊपर पाई जाती है। आज अपने ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने सारे
कंप्लीट कर ली। आई होप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके जितने पहले के क्वेश्चन आए गए हैं पी वाई वो भी सारे कर लिए और जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।